एयर इंडिया की फ्लाइट 101 मुंबई के सेंटा क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को मुंबई से दिल्ली, फिर बेरूट और जेनीवा होते हुए लंदन जाना था। इस जहाज में 117 लोग सवार थे। इन्हीं में से एक थे भारत के वो महान वैज्ञानिक जिनकी महत्वाकांक्षाओं ने विदेशी ताकतों की नींद उड़ा रखी थी। कैम्ब्रिज से पढ़ाई करने के बाद कॉस्मिक रेज और थ्योरेटिकल फिजिक्स पर काम करने वाले इस जीनियस फिजिसिस्ट ने न सिर्फ रिसर्च पेपर्स लिखे बल्कि भारत का एटॉमिक फ्यूचर भी डिजाइन किया। 1945 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की नींव रखी। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई और इसी विजन ने भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को जन्म दिया, जो आज भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बैकबोन है। ये महान वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिनका सपना भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने का था। उन्होंने न केवल भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी बल्कि जब चाइना ने 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में भारत पर हमला करके भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया और 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो भाभा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो मैं केवल 18 महीनों के अंदर देश को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दे सकता हूँ। जेनीवा के रास्ते वियना में एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे, तभी बीच सफर में 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की फ्लाइट 101 एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गई। इस हादसे में डॉक्टर होमी भाभा समेत सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई। इसे महज एक दुर्घटना बताया गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 13 दिन पहले ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। और अब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ माने जाने वाले होमी भाभा की जिंदगी भी अचानक खत्म हो गई थी। यही से सवालों की एक लंबी कतार शुरू हो गई। क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर भारत की न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकने के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई थी? आइए जानते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जिंदगी की पूरी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई की एक वेल्दी पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा एक जाने माने वकील थे और उनकी मां मेहरबाई प्रेमजी पांडे मुंबई के फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट डिनशॉ पेटिट की ग्रैंड डॉटर थी। होमी जहांगीर भाभा का नाम होमी उनके दादा होरमुसजी भाभा के नाम पर रखा गया था, जो मैसूर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन थे। होमी भाभा के परिवार का संबंध भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा परिवार से भी था। उनकी बुआ मेहरबाई की शादी जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे सर दोराब जी टाटा से हुई थी। इतने बड़े परिवार और रिश्तेदारी का प्रभाव होमी जहांगीर भाभा पर भी पड़ा। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से पूरी की। स्कूल के दिनों से ही उन्हें साइंस और मैथ्स में काफी रुचि थी, जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती ही चली गई। उन्होंने एल्फिनस्टोन कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन ले लिया। इसी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्हें नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट आर्थर कॉम्पटन का एक पब्लिक लेक्चर अटेंड करने को मिला, जिसमें उन्होंने कॉस्मिक रेज और उसके इफेक्ट्स के बारे में बताया। ये पहली बार था जब होमी भाभा ने कॉस्मिक रेज के बारे में सुना था और उन्हें ये टॉपिक इतना एक्साइटिंग लगा कि उन्होंने फिजिक्स को ही अपने करियर के रूप में चुनने का फैसला कर लिया। साल 1927 में वो अपने पिता जहांगीर होरमुसजी और फूफा दोरब टाटा की इच्छा पर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गॉनविल एंड केस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगे। उनके पिता चाहते थे कि वो आगे चलकर एक बढ़िया इंजीनियर बने और टाटा स्टील में एज अ मेटलर्जिस्ट ज्वाइन करके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरान होमी भाभा का झुकाव मैथ और थ्योरेटिकल फिजिक्स की ओर बढ़ता चला गया। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने पिता को एक लेटर लिखा, मेरा एक बिजनेसमैन बनने या फिर इंजीनियरिंग की जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे इसे पढ़ना काफी सुकून देता है और मैं जानता हूँ कि यदि मुझे मौका दिया गया तो मैं इस क्षेत्र में काफी अच्छा करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना बेस्ट उसी फील्ड में दे सकता है जिससे उसका गहरा लगाव हो। अपने बेटे के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त भी रखी कि उन्हें मैकेनिकल ट्राइपोस को फर्स्ट डिवीजन से पास करना होगा। 3 साल बाद होमी भाभा ने न केवल मैकेनिकल ट्राइपोस बल्कि इसके बाद मैथमेटिक्स ट्राइपोस को भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। इस दौरान उन्हें कई स्टूडेंटशिप्स भी मिली, जहां साल 1931 में उन्हें सैलोमोन स्टूडेंटशिप इन इंजीनियरिंग मिली, तो वही अगले साल उन्हें राउस बॉल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप से नवाजा गया। इसी दौरान साल 1932 में कार्ल एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज हुई और डायराक की होल थ्योरी का फॉर्मुलेशन भी किया गया। इससे प्रभावित होकर होमी भाभा फिजिक्स के प्रति इतने फैसिनेट हो गए कि उन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स को ही अपनी
अपनी जिंदगी बना लिया। इसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स पर पीएचडी करना शुरू कर दिया। साल 1933 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन शावर्स की भूमिका पर अपना पहला पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन शावर्स कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगले साल होमी भाभा को आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप के लिए चुना गया, जिसे उन्होंने लगातार 3 साल तक बरकरार रखा। इस दौरान उन्हें अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए यूरोप के कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस और बड़े-बड़े साइंटिस्ट के साथ भी काम करने का मौका मिला, जिससे काफी कम उम्र में उनकी वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी खासी पहचान बन गई। उन्हें अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, चैडविक, कॉकक्रॉफ्ट, डायरेक, हाइटलर, क्रैमर्स, पॉली और एनरिको फर्मी जैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उन्हें उनकी खोज में काफी हेल्प मिली। अपने टैलेंट और डेडिकेशन की बदौलत होमी भाभा ने 1935 में अपनी थीसिस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। आगे चलकर उन्होंने हाई एनर्जी फिजिक्स पर 50 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1939 में होमी भाभा को इंग्लैंड की प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ने मैनचेस्टर की एक फेमस लेबोरेटरी में रिसर्च करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन कई सालों से यहाँ रहने की वजह से उन्हें अपनी फैमिली की काफी याद आ रही थी, इसलिए वो एनुअल वेकेशन पर इंडिया चले आए। इसी बीच इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो गया, जिस वजह से वो वापस इंग्लैंड नहीं जा सके। ये घटना फ्यूचर में भारत के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई। भारत आने के बाद उन्होंने बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया, जिससे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर CV रमन भी फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर जुड़े हुए थे। आगे चलकर होमी भाभा ने IISc में कॉस्मिक रेज की खोज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना भी की, ताकि भारत से भी इस क्षेत्र में नई प्रतिभाएं उभर सके। इसी इंस्टीट्यूट में वो भारत के एक और फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से मिले, जिनके साथ मिलकर उन्होंने भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम किया। विक्रम साराभाई भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते उन्हें भी साल 1940 में इंग्लैंड से वापस भारत लौटना पड़ा था और डॉक्टर CV रमन के बुलाने पर वो भी IISc से रीडर के तौर पर जुड़ गए थे। तब तक होमी भाभा कॉस्मिक रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बन चुके थे। विक्रम साराभाई का इंटरेस्ट भी कॉस्मिक रेज में ही था। इस तरह से कॉस्मिक रेज दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई और फिर दोनों में ऐसी दोस्ती हुई जो मरते दम तक कायम रही। कहा जाता है कि साल 1941 में होमी भाभा कैलटेक यूनिवर्सिटी जाकर काम करने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के रूप में चुन लिया गया था। लेकिन साराभाई ही वो शख्स थे जिनकी वजह से उन्होंने विदेश जाने का अपना फैसला बदल लिया था। होमी भाभा के योगदान को देखते हुए साल 1942 में उन्हें मैथमेटिक्स फील्ड के प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक एडम्स प्राइज देकर सम्मानित किया गया और इसे पाने वाले वो पहले इंडियन थे। CV रमन होमी भाभा के टैलेंट के इतने कायल थे कि उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक एनुअल मीटिंग के दौरान उनकी तुलना लियोनार्डो डा विंची से की थी, क्योंकि होमी भाभा की साइंस के साथ साथ संगीत में गहरी रुचि थी। चाहे वो भारतीय संगीत हो या वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, उन्हें सब पसंद आता था। किस पेंटिंग को कहां टांगा जाए और कैसे टांगा जाए, फर्नीचर कैसा बनना है, हर चीज के बारे में वो बहुत गहराई से सोचते थे। होमी भाभा ने साल 1945 तक IISc में अपनी सेवाएं दी। IISc में टीचिंग करने के दौरान ही उन्होंने अपने दोस्त और फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा को फंडामेंटल फिजिक्स की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए JRD टाटा तैयार हो गए। इसके बाद साल 1945 में टाटा के फंड से होमी भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की और वही इसके पहले डायरेक्टर भी बने। 2 साल बाद 1947 में भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उस दौर में जब भारत अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी जूझ रहा था, उस समय न्यूक्लियर एनर्जी को विकसित करने का ख्याल सिर्फ एक दूर का सपना लगता था। उस दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच सुप्रीमेसी को लेकर कोल्ड वॉर जारी था। उनके पक्ष में दुनिया 2 गुटों में बट गई, लेकिन भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने की बात करते थे। ऐसे में न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात उनके विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मगर होमी भाभा दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और विकास के लिए न्यूक्लियर पावर जरूरी होगी। इसलिए उन्होंने 1948 में जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखकर
सुझाव दिया कि न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। उन्होंने अपने विजन से किसी तरह प्रधानमंत्री को इसके लिए राजी कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा बनाए गए। ये इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि होमी भाभा जवाहरलाल नेहरू के काफी करीब थे। होमी भाभा पंडित नेहरू को अपने हर लेटर में माय डियर भाई कहकर संबोधित करते थे। उनकी इस नजदीकी का जिक्र खुद इंदिरा गांधी ने संसद में अपने एक भाषण के दौरान किया था। उन्होंने बताया कि भाभा अक्सर देर रात उनके पिता जवाहरलाल नेहरू को फोन करते थे और दोनों घंटों तक बातें करते थे। जवाहरलाल नेहरू चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, भाभा से बातचीत के लिए हमेशा समय निकाल ही लेते थे। होमी भाभा ने ट्रॉम्बे में एटॉमिक रिसर्च सेंटर को एस्टैब्लिश करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स और देश में थोरियम के 5 लाख टन से भी ज्यादा की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए देश को एनर्जी प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक विजनरी आइडिया दिया। भाभा का आइडिया इतना यूनिक और फ्यूचरिस्टिक था कि सरकार ने जल्दी ही इसे अपने फ्यूचर प्लान का हिस्सा बना लिया और इस पर काम शुरू कर दिया। आज होमी भाभा के चलते थोरियम रिसर्च में भारत दुनिया के लीडिंग नेशंस में गिना जाता है। साल 1954 में भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होमी भाभा के योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्म भूषण से सम्मानित किया। यही नहीं, उन्हें 5 बार नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें ये सम्मान नहीं मिल सका। साल 1955 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी का प्रेसिडेंट चुना गया, जिसमें 73 देशों के 1428 मेंबर्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस के 2 साल बाद ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें होमी भाभा का भी योगदान था। उन्हीं दिनों भारत में एक न्यूक्लियर रिएक्टर की डेवलपमेंट की बातें भी चल रही थी, जिसे ट्रॉम्बे के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही एस्टैब्लिश किया जाना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एनरिच यूरेनियम की जरूरत थी और उस समय भारत के पास यूरेनियम एनरिच करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे में डॉक्टर होमी भाभा ने कैम्ब्रिज में साथ पढ़े अपने एक दोस्त जॉन कॉकक्रॉफ्ट की मदद ली, जो उस समय यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी से जुड़े हुए थे। इसके बाद यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और ब्रिटेन ने भारत को एनरिच यूरेनियम सप्लाई करना शुरू कर दिया। होमी भाभा के प्रयासों से ही कनाडा भारत में एक 40 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर एस्टैब्लिश करने के लिए सहमत हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि अगस्त 1956 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर लिया, जिसे अप्सरा के नाम से जाना जाता है। यही से भारत में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के दरवाजे खुल गए, मगर फिर भी भारत उस समय न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता था और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी पर ही फोकस कर रहा था। लेकिन इसी बीच साल 1962 में जब चाइना ने भारत पर हमला करके भारत को युद्ध में हरा दिया और अक्साई चिन समेत भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, तो भारत को अपनी कमजोरियों का जल्द ही एहसास हो गया। अक्टूबर 1964 में चीन ने न्यूक्लियर बॉम्ब का भी टेस्ट कर लिया, जिसने भारत की सुरक्षा को और भी बड़े खतरे में डाल दिया। ये 2 ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने भारत को जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर बनने की दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया था। डॉक्टर होमी भाभा खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने इसके कुछ दिन बाद ऑल इंडिया रेडियो पर कहा, 50 एटम बॉम्ब बनाने में 10 करोड़ और 2 मेगाटन के इतने ही एटम बॉम्ब बनाने में 15 करोड़ का खर्चा होगा और ये खर्च एक देश के तौर पर काफी मामूली है। इसलिए हमारी सरकार अगर इजाजत दे तो मैं केवल 18 महीने के अंदर देश को एटम बॉम्ब तैयार करके दे दूंगा। उस समय तक जवाहरलाल नेहरू की मौत हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बन चुके थे, जिनका शुरुआत में न्यूक्लियर डेवलपमेंट के प्रति नजरिया ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। उनको वो सब समझने में दिक्कत हो रही थी जो भाभा उन्हें समझाना चाह रहे थे। लेकिन भाभा ने जल्दी ही लाल बहादुर शास्त्री को परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए मना लिया और इसी के चलते अप्रैल 1965 में भारत में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर पीसफुल पर्पसेस नाम से एक न्यूक्लियर इनिशिएटिव शुरू हुआ। इसे आगे बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट राजा रमन्ना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। इसी बीच अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। उस समय भारत जियोपॉलिटिकली काफी कमजोर मोड़ पर था। एक तरफ पाकिस्तान के सर पर अमेरिका का हाथ था, जो उसे भर भर के एडवांस वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स दे रहा था, और दूसरी ओर पाकिस्तान को यह भी लग रहा था कि 1962 की जंग में चीन से हारने के बाद भारत इतना कमजोर हो गया है कि वो भारत से
कश्मीर छीन लेगा। हालांकि उसकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई और उसे सितंबर 1965 में अपनी नाकामी के साथ युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ा। लेकिन इस युद्ध ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को न्यूक्लियर वेपन्स की आवश्यकता का गहरा एहसास करा दिया था। इसी वजह से